नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र हम पूर्वोत्तर राज्यों पर एक श्रृंखला कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे वहाँ के 8 राज्यों की। पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात की थी। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सिक्किम की, जहाँ पर विधानसभा चुनाव भी है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं द वायर की वरिष्ठ पत्रकार संगीता बरुआ पशरोते जी। संगीता जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज के एपिसोड में हम 3 राज्यों पे बात करने वाले हैं, पर सिक्किम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर विधानसभा चुनाव भी है। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 32 सीटें हैं। SDF जो है वहाँ पर मुख्य विपक्षी पार्टी है और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो कि इस वक्त सत्तारूढ़ है, उनका सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। सिक्किम की क्या सिनेरियो है विधानसभा चुनाव में, किस तरीके से ये दोनों सामने आने वाले हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे आपने कहा, SDF जो है, पवन कुमार चामलिंग जो चीफ मिनिस्टर थे, वो बहुत लंबा कार्यकाल उनका था, जिसमें मतलब लोग ज्योति बासु को के लिए बोलते हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, बट पवन चामलिंग ने उनके रिकॉर्ड भी तोड़ा था। तो उसके बाद जो इलेक्शन में इन्होंने फिर ये जो 2019 वाला इलेक्शन था, उसमें 15 सीटें लाए और 17 सीट SDF को गया। लेकिन अगर जब वोट शेयर आप देखें, लेकिन SDF का वोट शेयर SKM से ज़्यादा है, मतलब सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी, लेकिन सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का नंबर ज़्यादा है, 32 सीट ही है। पर तो बहुत ही बिल्कुल क्लोज कॉन्टेस्ट, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट, लास्ट मतलब नेल बाइटिंग फिनिश था वो, ठीक है। तो उस पे ये चला, और जो चीफ मिनिस्टर है तमांग, तो वो पहले फॉर्मर SDF ही थे, तो उनके मतलब चामलिंग के साथ कुछ प्रॉब्लम हुए तो वो निकल आए, तो नया पार्टी अपना खुला। तो उसके बाद वो BJP के पार्ट बन गए। नेडा का जो है नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, जो नॉर्थ ईस्ट के लिए है NDA, तो वहाँ का पार्ट बने। तो और BJP ने भी कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन, लेकिन उनको कांग्रेस को बहुत ही मतलब कांग्रेस भी एक ज़माने में नर बहादुर वगैरह चीफ मिनिस्टर थे वहाँ पे सिक्किम में। तो सिक्किम की हिस्ट्री तो 1975 से ही है, मतलब वो पहले हमारे साथ नहीं थे। तो उसमें आप देखेंगे कि कांग्रेस का तो 1% भी मेरे ख्याल से नहीं आया वोट शेयर, और BJP का तो 2% से भी कम था, मतलब ओके। तो इन्होंने कॉन्टेस्ट ही किया, बहुत कम सीट, 12 सीट BJP ने खेला, और बाकी 32 के 32 ये दोनों ही पार्टी ने खेला। तो जैसे आपने कहा कि इनका कन्फ्रंटेशन एकदम डायरेक्ट 2 कॉर्नर फाइट था, लेकिन इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको मेरा अगला सवाल वही है कि वहाँ BJP पिछली बार जो थी उसने बहुत कम सीटों पे उम्मीदवार उतारे थे। इस बार 32 में से 31 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस ने 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए हैं, और बाकी दोनों दल जो प्रभावी हैं राज्य में वो अभी भी अपने पूरी सीटों पे उतार रहे हैं। एक जो महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पर मुझे नज़र आता है वो है कि वहाँ पर हमेशा क्षेत्रीय दलों का ही प्रभुत्व रहा है। जैसे आपने बताया, चामलिंग साहब जो थे वो 1994 से लेकर 2019 में जब सरकार बदली है पिछली बार, तब तक वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे। अब जब हम बात करते हैं प्रेम कुमार तमांग को उससे कंपेयर करने की, तो क्या आपको लगता है कि जनता उन्हें फिर चुन सकती है, और ख़ास तौर पर तब जब कांग्रेस और भाजपा दोनों ही मैदान में हैं? देखिए, BJP का अगर हम बोलेंगे ना, तो उसके लिए अलग आपको देखना पड़ेगा। BJP आप देखिए, जैसे मैंने कहा था कि 12 ही सीट इन्होंने 2019 में पहली बार ऐसे कॉन्टेस्ट किया सिक्किम में, और उसके बाद SKM के मदद भी, मतलब उस टाइम वो हुआ था कि SKM के साथ ये लोग गठबंधन में जुड़ना चाह रहे थे, प्री पोल अलायंस, लेकिन उसमें SKM को थोड़ा दिक्कत हुआ क्योंकि CA वगैरह थे, CA थे, तो लोग इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो अकेले गए ये लोग, तो अलग अलग था। लेकिन उसके बाद खाता ही नहीं खुला BJP का। लेकिन जब SDF का मतलब 15 लोग जो थे, सरकार बनने के बाद, SKM की सरकार बनने के बाद सब तो बिकाऊ निकले, तो उसके बाद 12 में से 10 लोगों को BJP अपने पार्टी में लेके आ गए। तो एक सडनली 0 मतलब पोजीशन से वो लार्जेस्ट ऑपोजिशन हो गया, मतलब 5 स्टेट में। ये मतलब आप डेमोक्रेसी की आप कहानी देखिए, मतलब तो ये हुआ,
ठीक है। तो उसके बाद में बाई इलेक्शन में एसकेएम के मदद से 2 और बंदे पकड़ के ले आए एमएलए, तो 12 एमएलए बीजेपी के हो गए, ठीक है। तो वो भी बिना कोई चुनाव जीते, बिना मतलब 2 जीते हैं, बाकी सब ऐसे ही आयाराम गयाराम लेके वो बना दिए। तो उसके बाद अभी जब हम इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं, मतलब आ रहे हैं 2024 में, अब आप देखिए 12 में से ना खाली 7 ही रह गए, वो जो 12 थे 3 तो निकल के गए, वो एसकेएम के टिकट पे लड़ रहे हैं, 5 लोग टोटल निकल गए थे, तो सबको टिकट भी नहीं दिया है बीजेपी ने, तो नए लोगों को उतारे हैं। और 31 सीट इज़ अ वेरी एम्बिशियस, मेरे को लगता है कि बीजेपी को आप देखिए, ये सिक्किम को कंट्रोल करना चाह, सिक्किम पे आना चाह रहे हैं वो, तो आप उसमें आप देखिए पार्टी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जाता है गैंगटॉक पार्टी के मैनिफेस्टो लॉन्च करने के लिए, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आप देखेंगे कि उनको एक्सपांड करना है सिक्किम में, ये बात बहुत ही मतलब क्लियर है। यहाँ मैं जानना चाहूँगी कि क्या वजह थी जो इसने एसकेएम के साथ पहले वो गए, उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला किया, और फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सिक्किम जैसे राज्य में जाते हैं, तो वहाँ किस तरीके का एक्सपेंशन देख रही है बीजेपी, क्या उसकी उम्मीदें हो सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये। आप देखिए एसकेएम के बलबूते पे आगे बढ़ा, और उसके बाद अब एसकेएम खुद ही बीजेपी कह रहे कि ये करप्ट है, ये वो है, मतलब करप्शन इज़ अ बिग इशू वहाँ पे, एंटी इनकम्बेंसी करप्शन की वजह से वो एक इशू है, मतलब बहुत एलिगेशंस है, तो उससे ये, और हाइड्रो पावर वगैरह है, सिक्किम इज़ वेरी रिच इन दैट, तो उसमें उसका भी बहुत कुछ घपला करने का आरोप है ये तमांग सरकार को। तो बीजेपी को समझ में आ गया है कि लोग जो है, इलेक्टोरेट जो है, वो खुश ज़्यादा है नहीं एसकेएम सरकार से, तो ये एसडीएफ भी उसी का ही मौका ढूंढ रहे हैं कि क्या वो वापस सत्ता में आ सकता है। तो इट इज़ अ वेरी टक्कर का, बहुत ज़बरदस्त टक्कर है इस बार एसडीएफ का एसकेएम के खिलाफ, और ऊपर से बीजेपी एक प्लेयर बन गए हैं वहाँ, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि क्या लोग उनको ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि बीजेपी का ये है, मानना भी है बहुत स्ट्रांगली कि अगर सरकार स्टेट में, सेंटर में है, तो लोग चाहेंगे कुछ मतलब लेकिन एसकेएम मतलब सिक्किम का हिस्ट्री इतना स्ट्रांग नहीं है कि कांग्रेस होगा तो कांग्रेस ही सरकार हर बार बनाएंगे, स्टेट में हुआ नहीं है, बट कई बार हुआ भी है, तो ये वो उस कोशिश में है। और दूसरी बात जो है, ये बाइचुंग भूटिया का जो पार्टी था, हमरो सिक्किम पार्टी, वो इस पे सवाल वो मर्ज हो गया है, तो वो सोच रहे कि हमारे लिए शायद एक स्पेस कहीं ना कहीं है। जी, मेरे पास सवाल इसके लिए है कि बाइचुंग भूटिया जो एक बहुत ही मशहूर फुटबॉल प्लेयर रहे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हमरो सिक्किम, जिसमें उन्होंने उनका जो मेन जो उनका काम था वो था एसडीएफ का विरोध करना, उसके विरोध से ही वो उपजे थे, और इस बार वो एसडीएफ के साथ ही गए हैं, वो चामलिंग साहब के साथ ही गए, उन्हीं का विरोध करके उभरे थे। ये जो इक्वेशन बन रही है, इसका क्या अर्थ है? नहीं, इसको आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि जब हमने सिक्किम पिछली बार जब 2019 इलेक्शन कवर किया था, हमरो सिक्किम पार्टी के बहुत एक वो बना, लेकिन एक भी वो जीत नहीं पाए सीट, खाता ही नहीं खुला उनका, हाइप कन्वर्ट नहीं हुई। लेकिन उसमें ये था कि एंटी करप्शन, एक करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा होता है सिक्किम में, मतलब लोग ये सोचते हैं कि मतलब कोई भी सरकार अगर करप्ट है तो उसमें ये करप्शन का मुद्दा लेके उन्होंने किया। अब तमांग का जो खिलाफ के जो एंटी इनकम्बेंसी वो भी करप्शन के है, तो मुझे लगता है उनको ये जो है जॉइनिंग ऑफ फोर्सेस, उन्होंने सोचा कि अगर यूनाइटेड ना हो तो ये दिक्कत होगी। लेकिन बीजेपी और एसकेएम साथ जाने का भी लोग सोच रहे कि साथ जाएंगे, लेकिन अब देखिए थोड़े दिन इलेक्शन से थोड़े पहले ही उन्होंने एसकेएम का हाथ छोड़ दिया, क्योंकि उनको समझ में आया है कि ग्राउंड में शायद कि ये इशू जो है, करप्शन वाला इशू जो है, एंटी इनकम्बेंसी जो है, तमांग सरकार के लिए थोड़ा ज़्यादा है, मुश्किल का सबब भी बन सकती है। आप बार बार बात कर रही हैं करप्शन का इशू कितना महत्वपूर्ण है सिक्किम की जनता के लिए। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के, वित्तीय अनियमितताओं के आरोप तमांग सरकार पे लगते रहे हैं, क्या ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है उनके खिलाफ? फैक्टर तो मेन बहुत बड़ा फैक्टर है ये करप्शन। दूसरी फैक्टर है जो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वो है 371F का स्टेटस, जो 371F के वजह से ही सिक्किम जो है वो भारत में, इंडियन यूनियन में जुड़े। तो उसके बाद जब ये JNK से हटा दिया गया है 370 मोदी सरकार ने, उसके बाद से एक फियर सिक्किम में बहुत स्ट्रॉन्ग फियर है कि अगला क्या हम होंगे। तब आप देखिएगा SDF ने
अपना ये जो मेन जो पूरा मतलब इलेक्शन का जो कैंपेन जो इन्होंने खड़ा किया है वो करप्शन और 371F को बचाने का। और इसका मतलब 371F बचाने का मतलब वो भी होता है कि जो इनके जो मूल निवासी है, इंडिजिनस जो है, भुटियाज है, लेप्चर्स है, BL कम्युनिटी बोलते हैं, उनके भी सीट रिजर्व्ड है। तो ये उनके लिए उनको बहुत एड्रेस कर रहे हैं। जी, यही मुझे दूसरा सवाल जो वहाँ की स्थानीयता से जुड़ा है वो है सिक्किमीज़ की डेफिनेशन। इसको लेके भी लगातार विवाद है कि कैसे जो सिक्किमीज़ की डेफिनेशन थी वो पहले जो सिक्किम के स्थानीय निवासी थे उन तक सीमित थी, पर एक एक्ट के तहत में, उस अधिनियम के तहत में उसको भी बढ़ाया गया। उसको लेकर भी SDF लगातार आरोप लगा रही है कि ये जो स्थानीयता है, जो मूल निवासी हैं, उनके अस्तित्व के लिए, उनकी पहचान के लिए खतरा है, डाइल्यूशन हो गया है। तो ये जो स्टेट में मैंने देखा है कि BJP को बहुत उसको मतलब रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि क्योंकि बेसिकली ये हिंदी स्पीकर्स है और ये मतलब ऐसे हैं, ये ऐसे लोग हैं जो पहले सिक्किम जो इंडिया का पार्ट नहीं थे तब से ही बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब सिक्किम के पार्ट हो गए, इंडिया का पार्ट हो गया सिक्किम, तो उसके बाद इनका जो मूल निवासी वाला पोजीशन जो है, पहले वो इंडियंस थे वहाँ पे, मतलब जब भारत का पार्ट नहीं था सिक्किम, जब वो वापस आए तो वो इंडियंस ही अलग ही रहे, तो उनका भी वो इनकम टैक्स और ये सब में अलग उनका हिसाब है। तो मोदी सरकार ने ये सब बदला और बदल के उनको मूल निवासी बनाए। तो लोग जो मूल निवासी जो है वो ओरिजिनल जो है वो बोथ BJP और SKM को भी इसका वो मानते हैं, क्योंकि SKM तो सरकार में थे, उन्होंने अपोज नहीं किया करके, ये वाली बात बहुत स्ट्रांग है। तो SDF उसका तो ऑपोजिशन है तो वो फ़ायदा उठाएंगे। और दूसरा 371F का भी एक बड़ा वो मुद्दा चल रहा है। आप देखिएगा नड्डा जी जब गए अब गैंगटॉक में, इन्होंने मैनिफेस्टो निकाले, तो मैनिफेस्टो में पहले ही ऊपर लिखा हुआ है कि 371 को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा ही अगल बगल में आप देख लीजिएगा, मतलब दार्जिलिंग आप देख लीजिए, गोरखालैंड को भी प्रमोट किया गया है 2014 में मैनिफेस्टो में, उन्होंने कहा हम अलग स्टेट दे देंगे। आज लेकिन गोरखालैंड का कोई वो नहीं है, क्योंकि लेकिन गोरखाज ने हमेशा से BJP को ही चुना है, लोकसभा में भेजा है, लेकिन अभी भी कोई उसका नहीं। आप अगर अभी का मैनिफेस्टो देख ले, इस बार का मैनिफेस्टो, उसमें जिक्र नहीं है जी। तो इसलिए 371F भी मुझे लगता है ऐसा ही चीज़ है जो अभी बहुत ज़रूरी है BJP के लिए, तो ये ऊपर रख रहे हैं। बाद में कितना कुछ करेंगे ये बदल भी सकता है जी। बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा की जो सीटें हैं वहाँ पर, उसमें आपको क्या लगता है कि भाजपा का और जो SKM, SDF और INC यानी कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, इनका मुकाबला जो है कितना कड़ा हो सकता है और इनके उम्मीदवार कौन हैं? मेन कॉन्टेस्ट वहाँ पे वो वैसे भी SKM और SDF के ही है। ये SDF से लड़ रहे हैं, PD राय लड़ रहे हैं, फिर कांग्रेस से छेत्री लड़ रहे हैं, गोपाल छेत्री, और BJP का भी कैंडिडेट है दिनेश नेपाल, और ऊपर से ये जो ये है इंद्रा सुब्बा जो SKM का पिछली बार जीता था 2019 में, वही कैंडिडेट है। तो मेन फाइट तो PD राय और इंद्रा सुब्बा के बीच है, और BJP और ये थोड़ा थोड़ा कुछ ले जा सकते हैं, लेकिन ये कोई ऐसे निकल के आएंगे, उभर के आएंगे, ये मुझे नहीं लगता है। तो अगर स्वीप हुआ SDF का, मतलब एंटी इनकम्बेंसी कुछ बहुत ही बड़ा हुआ SKM के खिलाफ, तब तो PD राय का चांस है। एंड PD राय बड़ा इंटरेस्टिंग वो है, ही ये पार्लियामेंट में लोकसभा में पहले थे ये, तो ये पहला IIM ग्रेजुएट है जिन्होंने जो पार्लियामेंटेरियन बना, तो ये उनका एक रिकॉर्ड भी है, बहुत क्लीन रिकॉर्ड है PD राय का। तो मुझे लगता है PD राय का चांस है। अगर ये SDF आता है तो PD राय का तो चांस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर विधानसभा चुनाव में SDF का वो रिफ्लेक्शन आपको लोकसभा में दिखने को मिलेगा जी जी। बढ़ते हैं मेघालय की ओर। मेघालय में 2 सीट्स हैं, शिलोंग और तुरा की। मेघालय में लोकसभा चुनाव होने हैं। अगाथा संगमा जो हैं वो तुरा से इस वक्त सांसद हैं, और कांग्रेस के विंसेंट पाला जो हैं वो शिलोंग से हैं। क्या स्थिति है मेघालय की, वहाँ किस तरीके का माहौल है? नहीं, 2 सीट है।
आगाथा जो है तूड़ा जो सीट है, कॉनरेड सांगमा जो चीफ मिनिस्टर है, उनके फादर भी ऐसे आए थे, कॉनरेड खुद आया, तो ये फैमिली का सीट जैसे माना जाता है। आगाथा खुद ही कई बार जीत चुकी है, मेरे ख्याल से ये चौथे बार होगी उसका, और यंगेस्ट मिनिस्टर भी रही है कांग्रेस के उस टाइम पे। तो ये सब इन्होंने बहुत कुछ वो है, तो मुझे नहीं लगता है। एक बार तो पिछली बार जो मुकुल संगमा जो है कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने कॉन्टेस्ट उन्होंने वो किया, उनको उनके खिलाफ खड़े, तो ये नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी भी इस बार चाह रही कि बीजेपी का बर्नर्ड मराक जो है, बीजेपी के उस एरिया के प्रेसिडेंट है, वो सोच रहे थे कि वो खड़े होंगे, लेकिन बीजेपी तो कॉन्टेस्ट ही नहीं किया। और मेरा अगला सवाल है कि भाजपा वैसे हर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हमें नज़र आ रही है, हमने बात की कि सिक्किम में भी वो पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मैनिफेस्टो लॉन्च करने, पर मेघालय जहां वो नेडा जो वहाँ की एनपीपी सत्तारूढ़ पार्टी है मेघालय की, वो नेडा का पार्ट है, उसके बावजूद भी बीजेपी का कोई भी इलेक्टोरल वहाँ पर उनकी उम्मीदें नहीं हैं। क्या उनका कॉन्टेस्ट ना करने की वजह क्या है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। आप देखिए ना, बीजेपी 2 सीट के साथ भी सरकार में है वहाँ मेघालय में, लेकिन वो कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो 25 के 25 सीट जो नॉर्थ ईस्ट में है, उन्होंने वो उस पर मतलब कितना ला सकते हैं मैक्सिमम उसका नज़र है उनको, लेकिन फिर भी वो कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं। नागालैंड में आप 1 सीट है वहाँ नहीं जा रहे हैं, मेघालय में 2 सीट है वो छोड़ रहे हैं अपने एनडीए पार्टनर्स को। तो ये जब अगर सवाल आप पूछेंगे तो आपको नज़र आएगा, आपको मतलब बाद में समझ में आएगा कि ये जो मेघालय में, जो मणिपुर में जो हिंसा हुई है, मतलब एक बहुत सारे चर्च वगैरह जला दिए गए, तो उसके बाद से इनका प्रोस्पेक्ट जो था, मतलब मेघालय में तो क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट है, वो भी वैसे भी थोड़ा कम है, तो उसमें और भी ज़्यादा निल हो जाता है। तो ये एक मणिपुर इफेक्ट आपको मानना पड़ेगा कि वहाँ वो इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं अपना समय और पैसा, कुछ कर ही नहीं रहे। वो खाली एनपीपी जो उनके नेडा के पार्टनर है, उनको दोनों सीट कॉन्टेस्ट करने को दिया है। रही बात शिलोंग की, शिलोंग विल बी अ गुड फाइट मेरे हिसाब से, क्योंकि विंसेंट पाला जो है 3 बार वो भी अगाथा जैसे ही लड़के, ये वेटरन है और कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी है, और ऊपर से अम्परिन लिंडो जो है, अम्परिन और विंसेंट एक ही साथ कांग्रेस में बहुत साल एक साथ रहे, और एनपीपी की कैंडिडेट अभी एनपीपी में आई है। वो एनपीपी के आने के बाद वो मिनिस्टर भी बनी स्टेट में हेल्थ, और उस हेल्थ मिनिस्ट्री की वजह से उनको अच्छा नाम है स्टेट में, मतलब कुछ चीज़ें वो कर रही हैं जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो हेल्थ का सिचुएशन मेघालय में बहुत ख़राब है, तो उसमें वो कुछ इंटरवेंशंस उन्होंने किया, तो मुझे लगता है उस हिसाब से शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, और ऊपर से विंसेंट पाला भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। लेकिन आप देखिएगा 2023 में जब विंसेंट पाला ने स्टेट इलेक्शंस हुआ था, तो उसमें लेकिन इलेक्शन उन्होंने हारा है एनपीपी के खिलाफ, तो ये एक वो भी कहीं ना कहीं उसका साया भी उनके पे होंगे ये जी। अब हम अगर बात करते हैं कॉम्पोजिशन की जेंडर वाइज, तो मेघालय में महिला वोटर्स की संख्या ज़्यादा है, और अगर हम दोनों कैंडिडेट्स की बात करें, दोनों महिलाएं हैं, तो क्या हम देख सकते हैं कि महिला वोटर होना कोई असर डाल सकता है वहाँ के इलेक्टोरेट पर? हो भी सकता है। आप पूरे नॉर्थ ईस्ट में देखिएगा, आप सिक्किम की बात कर रहे थे हम पहले, सिक्किम में भी 50% जो वोटर है वो महिलाएं हैं। यहाँ तो मेघालय में तो मेल वोटर्स से फीमेल वोटर्स ज़्यादा है, तो इसमें, और इस बार अगर आप देखेंगे मतलब इलेक्शन जो ऑफिसर्स है वो भी कह रहे हैं, पहले कुछ 71 कुछ % वोट वोटिंग का रेट था, अब ये कह रहे हैं हम 80% को लाने की कोशिश करेंगे। तो 80% को लाने की कोशिश तो ज़्यादातर तो महिला ही होंगी मुझे लगता है। तो इन्होंने बहुत कुछ वो किया है कि पहला फीमेल और पहला मेल जो भी वोटर किसी भी मतलब बूथ में आएंगे वो एक ट्री प्लांट करेंगे, वो ऐसे मतलब एक मतलब एनकरेज कर रहे हैं लोगों को। तो मुझे लगता है कि 80% होंगे तो उसमें से जो ज़्यादातर महिलाएं होंगे। तो ये जो आप सवाल कर रहे हैं कि महिला को वोट देंगे क्या, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उभर के आती है। लेकिन जब मुझे लगता है महिलाएं ऐसे इतना महिला वाला चीज़ नहीं सोचती है, वो उस पार्टी के हिसाब से सोच रही है कि क्या मिलेगा क्या होगा। तो ये मुझे लगता है कि अम्परिन का लेकिन महिला वाला हिसाब थोड़ा है, क्योंकि वो आप जब देखेंगे, अब कैंपेन आपको उनका देखिए, छोटे छोटे कैंपेन है, वो अब सब महिलाओं से मिल रही है, छोटे जैसे 20 लोग हो गए, 50 महिलाएं हो गए, तो उनसे जाके बात कर रही है वो। और हेल्थ में भी उनका रोल अच्छा है,
तो मुझे लगता है कि वो तो महिलाओं को तो वो टारगेट कर रही है, लेकिन आगाथा का जो होता है ना वो पूरा पार्टी वाला होता है। और आगाथा को आप अगर देखेंगे, मतलब एक चीज़ बोलनी पड़ेगी कि इतने साल से वो एमपी रही है, कितने सवाल किया है मेघालय स्टेट के लिए। इन्होंने ना कोई मतलब कोई प्राइवेट बिल कुछ भी, मतलब इनका कोई रोल बहुत मिनिमम है। अगर आप एडीआर के वो आंकड़े देख ले, आगाथा तो बहुत क्वाइट रहती है, लेकिन उस हिसाब से आप विंसन पाला को देखिएगा, मेरे ख्याल से 2 या 3 प्राइवेट बिल्स वो ला चुके हैं, फिर इतने सारा सवाल पूछते हैं, इनके तो नंबर्स भी कम है, अटेंडेंस भी बहुत कम है आगाथा के। यानी परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे तो आगाथा का पल्ला बिल्कुल नीचे आ जाएगा। एकदम पल्ला है, लेकिन जो एनपीपी सरकार में है तो उसका तो कुछ तो असर और कुछ तो बेनिफिट मुझे लगता है उनको तो मिलेगा। और बीजेपी का ये जो है, हालांकि जो मराक की जो मैंने बात करी, उनका ये एनपीपी के साथ इतना तालमेल नहीं है, पर्सनल तालमेल और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो है, लेकिन अभी बीजेपी के वोटर्स जाके एनपीपी को वोट देंगे या नहीं देंगे, वो वोट ट्रांसफर होगा कि नहीं, वो कहना मुश्किल है तुरा में। लेकिन आपको ये है कि मतलब पावर में है तो कुछ न, सत्ता में है तो कुछ तो फायदा आगाथा को मिलेगा। जी, बढ़ते हैं त्रिपुरा की तरफ। त्रिपुरा में भी 2 सीटें हैं, त्रिपुरा ईस्ट, त्रिपुरा वेस्ट। इसके बारे में बताइए, क्या वहां पर चल रहा है? आज हम जब बात कर रहे हैं, आज डेट क्या है, अप्रैल 15, और आज ही थोड़ी देर पहले ही यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह त्रिपुरा होके आए हैं। तो त्रिपुरा में उन्होंने क्या कहा, हमें मोदी जी को 2 आप लोटस चाहिए वैसे। तो इसका मतलब है दोनों सीट बीजेपी, मतलब वो जो 25 सीटों में से 2 सीट जो मेन सीट वो देख रहे हैं, त्रिपुरा के दोनों सीट उनके नज़र में है। तो त्रिपुरा ईस्ट की जब बात करें, अमित शाह त्रिपुरा ईस्ट गया, तो ईस्ट इसलिए गया, आप देखिए ये जो इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है तिपरा मोठा के साथ, एक रीजनल पार्टी है प्रद्युत मानिका बर्मन के, तो उनके ही बहन को टिकट दिया गया है एमपी से, लेकिन कृति को लेकिन टिकट ऐसे मतलब बीजेपी से दिया है, टिपरा मोथा नहीं है, बीजेपी से दिया है। और टिपरा मोथा को स्टेट के अंदर जो बीजेपी का सरकार है वहाँ एकोमोडेट कर दिया गया। लेकिन ये एक बड़ा आपको ये देखना पड़ेगा कि त्रिपुरा ईस्ट में जो हुआ है ना, तो ये बड़ा इलेक्शन रिलेटेड एक तालमेल अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो हर एग्रीमेंट तो सेंटर कहता है हिस्टोरिक है, उसके बाद पता चलता है कि वो कितना हिस्टोरिक है, तो ये भी हिस्टोरिक ही माना गया। लेकिन जो प्रद्योत का जो कहना है, वो कह रहे कि पहली बार एक रिटन एग्रीमेंट हुआ है, रिटन में सेंटर ने दिया है कि हम ग्रेटर टिपरा लैंड के बारे में बात करेंगे। तो उसी आस पे ही इन्होंने सरकार में भी घुसा, और उनके बहन जो है, दिस ऑल्सो वेरी स्ट्रेटेजिक, आप देखिएगा कि मतलब उनके बहन बीजेपी के सीट से लड़ रहे हैं, तो उन्होंने पूरी कंट्रोल नहीं छोड़ी है। यहाँ मेरा सवाल यही, जो प्रद्योत की पार्टी थी हमेशा से ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की बात करती थी, क्या ये कोई फैक्टर हो सकता है वहाँ के चुनाव के लिए कि लोग ये इस चीज़ को कहीं देखें कि पार्टी तो ये हैं प्रद्योत की पार्टी से, पर टिकट इन्हें भाजपा ने दिया है, तो क्या ये हमारे लिए कुछ काम करेंगी, या अगर जो त्रिपुरा मोठा का सपोर्ट है क्या वो उनको मिलेगा? नहीं, वो 100% जीतेगी, क्योंकि उनका फेस जो है, ये बहुत बढ़िया गेम खेला है बीजेपी ने प्रद्योत के साथ मिलके, क्योंकि उसमें इलेक्टोरल गेम बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, क्योंकि वो बीजेपी के मतलब सिंबल में खेल रही है, लेकिन सपोर्ट पूरा त्रिपुरा मोथा का आएगा, क्योंकि ये एग्रीमेंट से बनी हुई, एग्रीमेंट जो साइन किया उस एग्रीमेंट से के निकली हुई सीट है ये, मतलब उस एग्रीमेंट से निकली हुई कैंडिडेट है, तो ये ईस्ट का निकला। अब त्रिपुरा वेस्ट में आप देखिए बहुत सारे मोदी मिनिस्टर्स को टिकट नहीं मिला है, तो ये जो पहले इनकम्बेंट एमपी थी प्रतिमा भौमिक, प्रतिमा को टिकट नहीं दिया, एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ बहुत स्ट्रांग है, तो उसके बाद कैंडिडेट बहुत कम ही हैं, तो इन्होंने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो है बिप्लब देब को अभी लोकसभा में खिलवाया है, यह अभी भी राज्यसभा का है जी। तो आप बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर मैं कहूँ आपको, अभी का जो चीफ मिनिस्टर है मानिक साहा ने बिप्लब देब को रिप्लेस किया, और बिप्लब देब राज्यसभा में आए, मानिक साहा राज्यसभा में थे, वो गए चीफ मिनिस्टर बनने, क्योंकि वो उनका एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग था, तो वो बीजेपी नहीं चाह रहे कि उनका जो बेस बनी है वो ख़त्म हो जाए, तो उन्होंने उनको राज्यसभा में भेज दिया।
आप उन्हीं को ही लोकसभा में खिलवा रहे हैं क्योंकि प्रतिमा भौमिक का इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग है। तो अगर ये जीतता है तो फिर ये राज्यसभा का सीट खाली होगा, फिर देखने लायक होगा कि किसको क्या प्रतिमा भौमिक को वो सीट मिलती है, क्योंकि वो वाली मुझे लगता है कि त्रिपुरा में जो है ये थोड़ा मतलब कम लोगों के बीच में ही मतलब अदल बदल हो रही है। जी, बस एक आखिरी सवाल है, त्रिपुरा में अपोजिशन की भूमिका क्या है? वहाँ पर सीपीएम की बहुत लंबे समय तक सरकार रही थी, वो अभी भी मानते हैं कि उनका प्रभाव एक क्षेत्र में है। क्या लोकसभा चुनाव की जब हम बात करेंगे तो अपोजिशन ख़ास तौर पे सीपीआईएम कोई फैक्टर होगी? मुझे नहीं लगता है त्रिपुरा अभी ओपोजिशन को जगह देने के लिए तैयार है, त्रिपुरा की इलेक्ट्रेट मुझे नहीं लगता है। लेकिन हाँ, वोट शेयर है और कांग्रेस के तो इतना ही बड़ा वोट शेयर जो है वो पूरा बीजेपी लेके चली गई। तो लेकिन सीपीएम के वोट शेयर है, कुछ इरोजन हुआ है, लेकिन इतना मुझे नहीं लगता है कि सीपीएम एकदम से सीपीएम के लिए तैयार है सका। क्योंकि देखिए, हमने पवन चामलिंग की बात करी, हम त्रिपुरा में भी बहुत लंबे समय में एक ही चीफ मिनिस्टर चला, एक ही रूल चला। तो मुझे लगता है लोग अभी उसको लिए तैयार नहीं है इतना, क्योंकि आप देखिए ना, क्योंकि एस्पिरेशन पे खेल रही है बीजेपी। आप अगर कोई भी मैनिफेस्टो आप बीजेपी को उठा के देख लीजिए, वो प्रॉमिस करते हैं हम ये देंगे, हम वो करेंगे। अभी सिक्किम में ही आप 25,000 नौकरियां वो देंगे, कहाँ से निकालेंगे ये 25,000 नौकरियां? लेकिन बोलने के लिए बोल रहे हैं। तो ये जो सपने जो दिखा रहे हैं, हम IIM खोल देंगे बोल रहे हैं सिक्किम में, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये सिक्किम इस तमिल उसमें भी, त्रिपुरा में भी ये कर देंगे वो कर देंगे बहुत। और उसको सीधा टारगेट है एस्पिरेशन पे, टारगेट है महिला वोटर्स पे। सो ये थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि ये चलेगा। तो इसलिए वो सीपीएम वगैरह का इतना वो ओपोजिशन या यूनाइटेड ओपोजिशन जो भी है उसके लिए भी तैयार, त्रिपुरा के इलेक्टोरेट तो मुझे नहीं लगता है तैयार है। जी, इस एपिसोड में इतना ही। बाकी राज्यों की खबरों के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद संगीता जी। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।